करते हैं। आज डिस्कशन करेंगे कि जो फ्रोजन शोल्डर होता है प्योरली उसका क्या स्टेजेस रहता है और पेशेंट कैसे कंफ्यूज होते हैं कि कौन से स्टेज में क्या करना है, और जो भी प्रैक्टिशनर है, थेरेपिस्ट है, वो भी इसमें क्या क्या एक्सरसाइज कराना है वो डिस्कशन करेंगे। तो 3 स्टेज रहता है, फ्रीजिंग, फ्रोजन एंड गोइंग स्टेज रहता है। इस स्टेज के दौरान उसमें कितना टाइम लगता है ट्रीटमेंट होना, और क्या स्टेज में आपको क्या क्या एक्सरसाइज कराना है और क्या क्या चीज ध्यान रखना है, ये सारा चीज हम आज वीडियो में डिस्कशन करेंगे। पहले जो होता है हम बताएंगे कि फ्रोजन शोल्डर जो होता है उसका फर्स्ट स्टेज फ्रीजिंग होता है। फ्रीजिंग स्टेज मतलब इसमें पेशेंट को पेन होता है, तो इसमें पेन होना, और उसके बाद इसमें थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन होता है। पेन एंड इन्फ्लेमेशन ये स्टेज में बहुत ज्यादा पेन होता है, और इसमें नाइट पेन पेशेंट ये कंप्लेन करते हैं कि मैम रात में सोने के बाद पेन हो रहा है बहुत ज्यादा, और सुबह जो उठते ही पेन कम होता है, लेकिन फिर से रात सोने के बाद फिर से पेन शुरू हो जाता है। तो ये स्टेज में हमें क्या करना है ना, इसमें बहुत ज्यादा पेशेंट को ये नहीं बोलना है कि आपको हाथ, इसमें ये गलती होता है कि पेशेंट बहुत ज्यादा हाथ उठाते हैं, सामने से साइड से बहुत सारे हाथ घुमाते हैं, क्योंकि इतना स्टेज होता है, इसमें पेन होता है। ज्यादा मूवमेंट करने से पेन और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें कैप्सुलर जो पैटर्न होता है उसमें और ज्यादा फ्रिक्शन होने लगता है और पेन होता है। इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि पेशेंट को बोलना कि ज्यादा मूवमेंट नहीं करना। इसमें जो हमारा मोबिलाइजेशन रहता है, मोबिलाइजेशन शोल्डर का ग्रेड 1 और 2 में मैक्सिमम जेंटल मोबिलाइजेशन करना है, ज्यादा एग्रेसिव मोबिलाइजेशन नहीं करना है, और रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज थोड़ा थोड़ा करना है, पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज करना है, एक्टिवली बहुत सारे हाथ ऊपर उठाना नहीं है। और उसके साथ एलोटोथेरेपी जो मोडालिटी देता है, एलोटोथेरेपी मोडालिटी यूज करना है। इसमें हम लोग इसमें टेंस और अल्ट्रासाउंड यूज कर सकते हो। इसमें क्या होता है ना, पेशेंट का पेन कम होता है और सर्कुलेशन बढ़ता है, और जो आधेशन होता है, क्योंकि ये फ्रोजन शोल्डर जिसका अदर नेम जो है आधेसिव कैप्सुलाइटिस, मतलब जो कैप्सूल जो होता है, जो लिगामेंट रहता है, उसमें एक चिपचिपा ऐसा एक मेटल आ जाता है, जिसमें बहुत ज़्यादा चिकन हो जाता है कैप्सूल, और मूवमेंट करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसके बाद जो स्टेज आता है फ्रोजन, जो कि बहुत दिन का रहता है, क्योंकि ये जो स्टेज है, सेकंड स्टेज, ये 1 to 3 मंथ तक रहता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट, और पेशेंट का जो सिस्टमिक कंडीशन रहता है कि पेशेंट को डायबिटिक है कि नहीं, पेशेंट को अदर कुछ प्रोसीजर्स वगैरह है, तो बाद में बताएंगे, लेकिन मेनली 1 to 3 मंथ्स रहता है। और नेक्स्ट होता है फ्रोजन शोल्डर होता है, ये 3 to 6 मंथ अप टू 8 मंथ भी रह जाता है, क्योंकि इसमें ध्यान ये रखना है ये भी बहुत पेनफुल स्टेज है और इन्फ्लेमेटरी स्टेज है। इसका जो इन्फ्लेमेशन रहता है, जो सेकेंड स्टेज होता है शोल्डर पेन का, फ्रोजन शोल्डर का सेकेंड स्टेज होता है। फर्स्ट स्टेज होता है फ्रीजिंग, सेकेंड स्टेज होता है फ्रोजन। फ्रोजन में हम बताए थे कि ये भी इन्फ्लेमेटरी स्टेज है, लेकिन इसमें जो होता है पेन ज़्यादा होता है, और फर्स्ट स्टेज में जो होता है पेन होता है, नाइट पेन होता है, इसमें भी नाइट पेन होता है, और इसमें स्टिफनेस और ज़्यादा बढ़ जाता है। पेशेंट चाहे भी तो रेंज जो होता है फुल रेंज उठा नहीं पाता। तो इसमें क्या होता है ना, पहले जो फर्स्ट स्टेज हम बताए थे कि हाथ ऊपर बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं उठाना है और बहुत ज़्यादा रोटेट कुछ एक्टिविटी नहीं करना है, जिसमें क्या होता है ना, इंजरी जो होता है, इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, और इस टाइम में आप आइस यूज़ कर सकते हैं। और सेकेंड स्टेज में जो होता है स्टिफनेस ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट बहुत ट्राई करता है, लेकिन पेन इतना ज़्यादा रहता है और इतना टाइटनेस रहता है कैप्सूल में, और वो हाथ ऊपर उठा नहीं पाते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, जिसमें जो ट्रीटमेंट रहता है ये हम 2 to 3 मंथ्स लगता है कोई पेशेंट का, कोई पेशेंट का 20 to 30 डेज में ठीक हो जाता है, कोई पेशेंट का 15 डेज के अंदर भी ठीक हो सकता है। ये जो स्टेज होता है 3 to 6 मंथ टाइम लेता है ठीक होने में, और ये स्टेज इतना टाइम तक परसिस्ट करता है। और इसका जो रहता है और एक जो चीज़ रहता है, स्टिफनेस क्यों रहता है, मेनली स्टिफनेस इसलिए रहता है कि हम बताए थे कि जो फाइब्रस टिश्यू होता है, फाइब्रस टिश्यू क्यों फॉर्मेशन होता है, अगर एक कोई टिश्यू इंजरी होता है, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हुआ, वो जो हील होता है और रैपिड हील होने का ट्राई करता है, तब क्या होता है उसमें फाइब्रस टिश्यू फॉर्मेशन होता है, जो कि जिसका इलास्टिसिटी नहीं रहता, जो इलास्टिसिटी नहीं रहता, इसकी वजह से ये स्टिफनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और जो मेनली जो कैप्सूल रहता है जॉइंट का, वो जॉइंट को चारों ओर से कवर करता है। जो मेनली अगर शोल्डर जॉइंट का मान लेते हैं तो चारों ओर कवर किया, तो नीचे के साइड जो है या इन्फीरियर साइड में जो होता है वहाँ पे फोल्ड बन जाता है, और फोल्ड में आधेशन बन जाता है। तो यहाँ पे जो मेन ट्रीटमेंट करना है, हम बताते हैं कि
इलेक्ट्रोथेरेपी ट्रीटमेंट यहाँ पे करते हैं, मोबिलेशन ग्रेड 2 ग्रेड 3 वगैरह करते हैं, एंड रेंज मोबिलेशन करते हैं। इलेक्ट्रोथेरेपी जो देना है, अल्ट्रासाउंड सोनिक थेरेपी जो होता है बहुत इसमें इफेक्टिव रहता है। वहाँ पे नीचे की तरफ इंफीरियर साइड में अल्ट्रासाउंड देना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, पेन यहाँ पे होता है क्योंकि पेशेंट का जो पेन फ्रोजन शोल्डर होता है, पेन मैक्सिमम साइड में होता है, तो यहाँ पे ट्रीटमेंट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम रहता है वो एक्सिला की तरफ रहता है, तो जहाँ पे आपको वहाँ पे अल्ट्रासाउंड यूज़ करना है। और ये दोनों स्टेज में आपको रात के सोने के टाइम हॉट पैक यूज़ नहीं करना है, इससे कि इन्फ्लेमेटरी स्टेज है, यहाँ पे हीट रहता है, तो यहाँ पे आइस यूज़ कीजिएगा। 10 से 15 मिनट अगर आइस यूज़ करेंगे तो रिलीफ मिल जाते हैं और पेशेंट अच्छे से सो पाते हैं। और एक साइड यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे पेशेंट को ये दोनों स्टेज में पेशेंट को अफेक्टेड साइड में नहीं सोना है। जिस साइड पेन कर रहा है उस साइड लेके बेड में नहीं सोना है, क्योंकि उसमें और ज़्यादा कंप्रेस होता है जॉइंट, और जॉइंट के अंदर कंप्रेशन की वजह से स्टिफनेस और ज़्यादा बढ़ जाता है और सुबह उठते ही हाथ और ज़्यादा नहीं उठ पाते हैं। तो यहाँ पे जो सारा एक्सरसाइज रहता है कि मोबिलेशन होना, इलेक्ट्रोथेरेपी देना, और पेशेंट को बताते हैं कि आपको वॉल लैडर में एक्सरसाइज सामने से तरफ साइड की तरफ ऐसे उठा के हाथ की एक्सरसाइज कराना है, थोड़ा थोड़ा रोटेशन करना है। और इसमें जो एक्सरसाइज बताए थे कि इसे झुक के अब क्या करना है, झुक के ऐसे करके वेट पकड़ के हाथ ऐसे पेंडुलर एक्सरसाइज जो होता है ऐसे करके यूज़ करना है। उसके बाद जो होता है थर्ड स्टेज होता है, थोइंग स्टेज होता है। ये जो होता है ये रिकवरी स्टेज होता है। ये फ्रोजन शोल्डर का रिकवरी स्टेज है जो कि अप टू 2 to 3 मंथ्स रहता है। टोटल जो होता है फ्रोजन शोल्डर फ्रीजिंग होना, फ्रोजन होना, थ्रोइंग होना, सारा का सारा 1 to 12 to 18 मंथ्स ले जाते हैं कोई के पेशेंट का। और ये ज़्यादा बढ़ जाते हैं अगर पेशेंट का डायबिटिक प्रॉब्लम, पेशेंट अगर डायबिटिक होता है तो और ज़्यादा केस बढ़ जाता है। थ्रोइंग स्टेज जो होता है यहाँ पे पेन स्टिफनेस धीरे धीरे कम होता है, रेंज बढ़ता रहता है इसमें। और पेशेंट का ये स्टेज में हम बोलते हैं कि मैक्सिमम ट्राई कीजिए कि एक्सटर्नल रोटेशन शोल्डर का जो है बाहर की तरफ रोटेशन बढ़ाइए। अगर ये रोटेशन बढ़ जाता है तो पेशेंट आराम से ऊपर हाथ उठा पाता है। और इसमें जो चीज़ ध्यान रखना है कि ट्रोमेटिक जो रहता है, मतलब पेशेंट अगर गिर जाते हैं कहीं और डायरेक्टली ये नीचे लग जाता है, वहाँ पे अगर इंजरी होता है मसल में और कैप्सूल में कोई इंजरी हुआ, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया कैप्सूल में, उसमें हम बोल सकते हैं कि ट्रोमेटिक फ्रोजन शोल्डर बोल सकते हैं, ट्रोमेटिक फ्रीजिंग ऑफ शोल्डर बोल सकते हैं। और ये जो होता है सडन होता है कि आज ट्रोमा हुआ, इंजरी हुआ, 2-3 दिन में शुरू होता है शोल्डर पेन और महीना चला जाता है। और क्या होता है ना, पेशेंट का अगर प्रोक्सिमल को जॉइंट, कोई डिजिटल जॉइंट अगर एल्बो फ्रैक्चर होता है, रिस्ट में कोई फ्रैक्चर होता है और बहुत दिन तक वहाँ पे प्लास्टर लगा रहता है और शोल्डर जॉइंट मूवमेंट नहीं हो पाता, जो एक्चुअल यूजुअल मूवमेंट रहता है वो मूवमेंट नहीं रहता, क्योंकि जो प्लास्टर करते हैं उसमें फिक्स करके रख लेते हैं, तो जो ऊपर और नीचे जो जॉइंट रहता है उसमें स्टिफनेस होता है। तो ये भी एक वजह हो सकता है जिसमें फ्रोजन शोल्डर आपका शुरू हो सकता है। और एक रहता है कि पोस्चर, अगर कोई पेशेंट बहुत दिन तक देखते हैं कि स्टूप पोस्चर में बैठ रहा है, मतलब ऐसा करके जो थोरेसिक स्पाइन रहता है उसमें काइपोसिस डेवलप करता है। तो यहाँ पे क्या होता ना, बहुत जो सामने वाला चेस्ट का मसल्स होते हैं वो टाइट हो जाते हैं, पेक्टोरल्स मसल टाइट हो जाते हैं, और यहाँ पे जो होता है शोल्डर ब्लेड आपका, जिसको स्कैपुला बोलते हैं, वो आगे की तरफ खिसक जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, शोल्डर लॉक हो जाता है। ये पोजीशन अगर बहुत ज़्यादा रह जाता है, 1 to 2 ईयर रह जाता है कि 6 मंथ में मान लीजिए अगर होता है, और उसके साथ अगर पेशेंट को सिस्टमिक कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि पेशेंट को डायबिटिक प्रॉब्लम है, तो इसके साथ ये अगर स्टूप पोस्चर हो जाता है तो इसमें शोल्डर बहुत मूवमेंट नहीं कर पाता, क्योंकि शोल्डर लॉकिंग पोजीशन में आ जाता है, कैप्सूल टाइटनेस पोजीशन में आ जाता है। इसकी वजह से ये भी एक कॉज हो सकता है फ्रोजन शोल्डर का। तो दोनों हम डिस्कशन किए कि ट्रोमेटिक, नॉन ट्रोमेटिक कैसे फ्रोजन शोल्डर हो सकता है, और ये जो है उसका स्टेजेस के हिसाब से ट्रीटमेंट जो होता है हम नेक्स्ट पार्ट में उसको डिस्कशन करेंगे और बताएंगे कि घर में क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं और कहाँ पे आपको क्लिनिक आके ट्रीटमेंट लेना है। और बहुत सारा केस ऐसे रहता है कि बहुत दिन ले लेते हैं ट्रीटमेंट लेने के लिए, जैसे कि 1 ईयर 2 ईयर के बाद आते हैं कि 8 मंथ्स के बाद आते हैं, तब इंट्रा जो होता है जॉइंट में, जॉइंट के अंदर वहाँ पे इंजेक्शन दिया जाता है जो इसको रिलीव कर सकता है। तो बहुत सारा ट्रीटमेंट रहता है, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।